Students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 11 of Chemical Kinetics. In this lecture, we will be covering the topic number 10th of this chapter and the topic is catalyst. आइए देखते हैं. Sometimes the rate of a reaction can be very much enhanced in the presence of a substance called the catalyst. किसी रिएक्शन का रेट हम कई टाइम्स बढ़ा सकते हैं with the help of a substance called as a catalyst. A catalyst increases the rate of a reaction either by increasing A or by decreasing EA or by doing both. देखिए हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या लिखी थी? K is equal to A into e की पावर माइनस EA बाय RT. अब अगर हमें किसी रिएक्शन का रेट बढ़ाना है विदाउट चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो रेट हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा दें तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा. यानी अगर हमें K की वैल्यू बढ़ानी है तो इसके देखिए क्या तरीके हैं. आप या तो A की वैल्यू इंक्रीज कर दें, तो कैटलिस्ट क्या करता है? A की वैल्यू बढ़ा देता है, या फिर वो क्या करेगा? EA की वैल्यू कम कर देगा. देखो A की वैल्यू बढ़ेगी तो K तो डायरेक्टली बढ़ेगा, ये तो ऑब्वियस है. अगर EA की वैल्यू कम होगी तो K की वैल्यू बढ़ेगी. देखिए अगर EA की वैल्यू कम होगी तो EA बाय RT कम होगा, पर E की पावर माइनस EA बाय RT है तो वो बढ़ेगा. यानी EA की वैल्यू जितनी कम होगी K की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी. देखिए ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, इसी बात को हम ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है वेयर X आर द रिएक्टेंट्स एंड दे आर कन्वर्टिंग इनटू Y विच आर द प्रोडक्ट्स. तो इस रिएक्शन का एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. अब अगर यही रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराया जाए तो कैटलिस्ट क्या करता है? इस रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट पाथ से लेकर जाता है, एक दूसरे पाथ से लेकर जाता है, ऐसे पाथ से जिस पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो. यानी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक ऑल्टरनेट पाथ से ये रिएक्शन जाएगा जिस पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी कम है. ये देख सकते हैं पहले ज्यादा थी एक्टिवेशन एनर्जी, अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई. तो अब अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो ज्यादा ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे जो इस बैरियर को इजीली क्रॉस कर सके. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, 100 मार्क्स का एग्जाम है एंड योर क्लास इज गिविंग दैट एग्जाम. अब अगर उसमें पासिंग मार्क्स 50 है तो थोड़े कम बच्चे पास होंगे, और अगर हमने पासिंग मार्क एग्जाम के कम करके 40 कर दिए या 35 कर दिए तो पासिंग मार्क अगर हम कम कर देंगे तो ज्यादा ऐसे बच्चे होंगे हु विल बी एबल टू पास द एग्जाम. तो सिमिलरली अगर इस रिएक्शन का जो बैरियर है, एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है, अगर वो बैरियर कम हो जाएगा तो ऐसे ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जो इजीली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए. और एक बात और आप गौर करिए कि जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है ना सिर्फ रिएक्टेंट के लिए, बल्कि अगर उल्टा रिएक्शन हो रहा होता, रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता, तो Y गोइंग टू X के लिए भी जो नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी अब कम हो जाएगी. तो X गोइंग टू Y के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देता है, और Y गोइंग टू X के लिए भी ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है. तो हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ा देता है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ा देता है. तो इट हेल्प्स अस टू अचीव इक्विलिब्रियम फास्टर. पर कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पर कोई असर नहीं करता है. इक्विलिब्रियम अमाउंट्स वो ही रहेंगे जो पहले आते थे. ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कैटलिस्ट की वजह से ये जो रिएक्शन का डेल्टा H है उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा. डेल्टा H क्या होता है?
डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन तो सेम ही रहा, बट फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो गई और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो गई। तो दोनों रिएक्शन ज्यादा जल्दी होने लगते हैं, फॉरवर्ड भी फास्ट होने लगता है, बैकवर्ड भी फास्ट होने लगता है, और इक्विलिब्रियम ज्यादा जल्दी अटेन हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम अमाउंट्स पे कोई फर्क पड़ता है। इक्विलिब्रियम अमाउंट्स पर कैटलिस्ट के प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटलिस्ट हेल्प्स टू अचीव द इक्विलिब्रियम कंडीशन फास्टर। एंड हाउ डज इट डू सो? ये एक ऑल्टरनेट पाथ से रिएक्शन को ले जाता है, जिस ऑल्टरनेट पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू द रिएक्शन विदाउट द कैटलिस्ट। नाउ, though a catalyst is involved in the reaction, it does not appear in the overall reaction. Therefore, its concentration remains constant throughout the reaction. तो पूरे रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। ब्रॉडली, टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट आर नोन: होमोजीनियस और रिएक्टेंट कैटलिस्ट एंड हेट्रोजीनियस और सरफेस कैटलिस्ट। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। देखते हैं होमोजीनियस या फिर रिएक्टेंट कैटलिस्ट क्या होता है। A homogeneous or reactant catalyst is basically a reactant. The only difference with an ordinary reactant is that it gets regenerated when products are formed. तो नॉर्मल रिएक्टेंट और एक होमोजीनियस कैटलिस्ट या रिएक्टेंट कैटलिस्ट में फर्क क्या है कि नॉर्मली तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनेंगे, पर एक रिएक्टेंट कैटलिस्ट वापस से रीजनरेट हो जाता है जब प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, बट इट पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन एज अ रिएक्टेंट। देयरफॉर इट डज नॉट फिगर इन द रिएक्शन, क्योंकि वो फाइनली रीजनरेट हो जाएगा, तो इसलिए वो रिएक्शन में तो फिगर नहीं करता है, बट पार्टिसिपेट वो रिएक्टेंट की तरह ही करता है रिएक्शन। बट इट्स कंसंट्रेशन will have an impact on the rate of reaction and thus it appears in the rate law. तो ओवरऑल रिएक्शन में वो अपीयर नहीं होगा, बट चूंकि उसका कंसंट्रेशन रिएक्शन के रेट पे प्रभाव डालता है, इसलिए रेट लॉ में वो उसका कंसंट्रेशन अपीयर जरूर होगा। अदर हैंड, a heterogeneous or a surface catalyst generally adsorbs one or more reactants on the surface. तो यहाँ पे adsorb वर्ड आ रहा है। adsorb मतलब सिर्फ सरफेस पर आकर रिएक्टेंट्स का अटैच होना, उसको हम कहते हैं adsorption. तो surface catalyst generally adsorbs one or more reactants on the surface, which facilitates the collision between reactants. जब हम ये कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे थे तब हमने बात करी थी कि रिएक्शन कब होता है, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो और वो कोलिजन इतनी एनर्जी के साथ हो कि प्रोडक्ट बन जाए, और कोलिजन के लिए जरूरी होता है कि इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। तो एक सरफेस कैटलिस्ट क्या करता है, किसी एक रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इस वजह से जो दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो इजीली आकर उससे कोलाइड करता है, तो इट फैसिलिटेट्स द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। सच कैटलिस्ट डू नॉट अपीयर इन द रेट लॉ। ऐसे जो कैटलिस्ट है ये रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन करने में ज्यादा आसानी हो। तो इसलिए ऐसे जो कैटलिस्ट होते हैं दे डू नॉट अपीयर इन द rate law. At the examples of homogeneous and heterogeneous catalysts. So example of homogeneous catalysts are acid hydrolysis of an ester, saponification of an ester. ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे रिएक्शंस। सैपोनिफिकेशन ऑफ एन एस्टर मतलब एस्टर से सोप किस तरह से बनाया जाता है,
और सोप क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। तो वो सोडियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं? किसी एस्टर का रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग बेस सच एज NaOH से करा देते हैं, तो इस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन ऑफ एन एस्टर कहते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट, जहां पर कैटलिस्ट खुद रिएक्शन का हिस्सा होते हैं पर वो ओवरऑल रिएक्शन में अपीयर नहीं होते हैं। हाँ, बट रेट लॉ में जरूर कैटलिस्ट अपीयर होते हैं ऐसे रिएक्शंस, ऐसे कैटलिस्ट के केसेस में। नाउ एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, फर्स्ट इज decomposition of ammonia on tungsten, decomposition of N2O on gold, and hydrogenation of alkenes and alkynes with platinum etc. तो होपफुली आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स तो कवर कर लिया होगा अभी तक। हाइड्रोकार्बन्स में हम एक बड़ा कॉमन रिएक्शन देखते हैं कि रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन विथ H2, यानी हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट सच एज प्लैटिनम, पैलेडियम एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये जो प्लैटिनम और पैलेडियम है, ये सरफेस कैटलिस्ट यानी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आकर इन कैटलिस्ट के सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाती है। अब हाइड्रोजन अगर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो कोलिजन बिटवीन एन अल्कीन और अल्काइन विद हाइड्रोजन बिकम्स इजियर। अगर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब है तो वो कोलिजन ज्यादा इजिली हो जाता है और इसलिए ज्यादा जल्दी से ज्यादा इजिली प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सो सच इज द एग्जांपल ऑफ अ हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। A catalyst lowers the activation energy of the forward reaction by 20 kilojoule per mole. It also changes the activation energy of the reverse reaction by an amount. तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी उसने कम कर दी बाय 20 किलोजूल पर मोल, तो रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितने अमाउंट से ये कम करेगा? तो देखिए अब इसका सोल्यूशन, अ कैटलिस्ट lowers the activation energy of the forward and reverse reaction by an equal amount, by an equal amount। तो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी भी कितने अमाउंट से कम होगी? 20 किलोजूल पर मोल से। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 किलोजूल पर मोल। और ग्राफिकली आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर ये कोई रिएक्शन है X गोइंग टू Y, तो ये विदाउट कैटलिस्ट अगर इसका एनर्जी डायग्राम है तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एनर्जी डायग्राम कैसे हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखिए अब फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ये थी विदाउट कैटलिस्ट। विद कैटलिस्ट इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई? इतनी हो गई। तो एक्टिवेशन एनर्जी में कितने की कमी आ गई? इतने की कमी आ गई। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी पहले? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, और अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई? इतनी हो गई। तो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम अमाउंट से कम हो जाती है। सो अ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, यानी EA फॉरवर्ड और EA बैकवर्ड दोनों को इक्वल अमाउंट से ये कम करता है। आइए अब ये क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस एट 1000 केल्विन। A is going to be in an uncatalyzed manner और दूसरा A is going to be in the presence of a catalyst। तो ये catalyzed reaction है। The activation energy is lowered by 8.314 kilojoule per mole
फॉर द कैटेलाइज्ड रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। कितने अमाउंट से लो कर रहा है, इतने अमाउंट से कम कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज हाउ मेनी टाइम्स द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, यानी कैटलाइज्ड रिएक्शन का रेट अनकैटलाइज्ड रिएक्शन से कितने टाइम्स फास्टर होगा। तो अब आप वीडियो को पॉज करें और खुद से अटेम्प्ट करने के बाद ही सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन देखें। चलिए मान लेते हैं जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, यानी जिसमें हमने कैटलिस्ट नहीं डाला है, सपोज उस रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो है EA। तो फॉर द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, हम इसका K क्या लिख सकते हैं, K हो जाएगा A इंटू E की पावर माइनस EA बाय RT। अब जो कैटलाइज्ड रिएक्शन है, कैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन से कम है, और कितने अमाउंट से कम है, जो कैटलाइज्ड रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी 8.314 किलो जूल पर मोल से कम है। तो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए जो K डैश होगा उसको हम लिख सकते हैं A इंटू E की पावर माइनस EA माइनस 8.314 किलो जूल। तो किलो जूल है यानी इंटू 1000 बाय RT। तो कैटलाइज्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन से, और कितने अमाउंट से कम है, 8.314 किलो जूल पर मोल से कम है। तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी में क्या लिखूंगा, EA माइनस 8.314 इंटू 10 की पावर 3। तो अब यहां से K बाय K डैश या K डैश बाय K, ये रेशियो कितना आ जाएगा, K डैश अपॉन K, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ए कट जाएंगे, ये हो जाएगा E की पावर माइनस EA बाय RT, ये प्लस EA बाय RT। तो EA बाय RT कट, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बचेगा, E की पावर 8.314 इंटू 10 की पावर 3 बाय RT। और R की वैल्यू भी हम क्या लेंगे, जूल में ही लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू भी जूल में ही ली है। टेम्परेचर कितना दिया है, 1000 केल्विन। तो यानी K डैश बाय K किसके बराबर आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स कट गए, K डैश बाय K इज इक्वल टू E, और E कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.72। यानी कैटलाइज्ड रिएक्शन का रेट अनकैटलाइज्ड रिएक्शन से 2.72 टाइम्स ज्यादा होगा। रेट ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो रेट भी बढ़ जाएगा।